ठीक है जी, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ आदिल, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च 2004। कह रहे हैं जी आपके पास आदिल की जो है वो कैश बुक गिवन है, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके पास गिवन है, ठीक, 31 मार्च 2004 तक का, ठीक है। ये पूरा डेटा मौजूद है 31 मार्च 2004 तक का, ठीक है। ये कैश बुक के बैंक कॉलम का एक्सट्रैक्ट है, कैश बुक की रिसीट साइड और कैश बुक की पेमेंट साइड आपके पास गिवन है, ठीक है। और मार्च की जो बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं आदिल की, वो सारी आपके सामने गिवन है। सारी डेबिट ट्रांजैक्शंस यानी विड्रॉवल्स और सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट की यानी जितना भी डिपॉजिट हुआ है, ठीक, वो सारा गिवन है। और यहाँ पर आखिर में जो कॉलम है इसमें जो बैलेंस ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट करने के बाद बैंक अकाउंट में हमारे पास बैलेंसेस आ रहे हैं, वो सारे बैलेंसेस यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने करना क्या होगा, सबसे पहले हमने कैश बुक के डेबिट साइड्स को बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड्स के साथ मैच करना होगा, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हमने एक चीज़ देखनी है, वो ये कि क्या कैश बुक के और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेस जो एंडिंग बैलेंसेस हैं वो बराबर हैं। अगर ये दोनों एंडिंग बैलेंसेस बराबर आ रहे हैं, यानी कैश बुक का एंडिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस बराबर आ रहा है, तो हमें बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने की ऐसा ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले सारे डेबिट्स को, कैश बुक में सारे डेबिट्स को ऐड करने के बाद सारे क्रेडिट से जब माइनस किया तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस बच रहा है 6000, ठीक। ये 6000 हमारा डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। जबकि सारे क्रेडिट्स को ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बैंक अकाउंट से टोटल करने के बाद सारे डेबिट से जब माइनस किया गया तो एंडिंग बैलेंस बच रहा है 3450। तो ये आदिल के बैंक अकाउंट का जो है वो एंडिंग बैलेंस है 3450 रुपीज़। तो इससे साफ समझ में आता है कि 6000 रुपीज़ और 3450 मैच नहीं होते, ठीक है। एंडिंग बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड एंडिंग बैलेंसेस ऑफ बैंक अकाउंट, दैट इज़ बैंक स्टेटमेंट ऑफ आदिल, ठीक है ना। आदिल की जो बैंक स्टेटमेंट आई है उसका जो एंडिंग बैलेंस है 3450 और आदिल की जो कैश बुक है उसका जो एंडिंग बैलेंस है 6000, ये दोनों मैच नहीं हो रहे। तो अब हमें बनानी पड़ेगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक। मैं यहाँ पर दोनों बैलेंसेस को लिख देता हूँ। कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 6000, जबकि हमारी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था 3450, ठीक। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे 3450 द बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, सही। अच्छा, इसके बाद हम जाकर देखेंगे कि जो कैश बुक की सारी डेबिट ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक स्टेटमेंट की सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस से मैच होती हैं या नहीं, ठीक है। यानी कैश बुक में जितना भी पैसा हमने डेबिट किया है इन द बैंक कॉलम वो हमारे बैंक अकाउंट में भी शो हो रहा है या नहीं। अगर वो हमारे बैंक अकाउंट में शो नहीं हो रहा तो फिर वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स की सूरत में हम रिकॉर्ड करेंगे और हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को टैली करेंगे और इसकी मदद से हम एक एडजस्टेड बैलेंस निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने इस्माइल से एक चेक वसूल किया 1600 का, ठीक है। हमने इस्माइल से एक चेक रिसीव किया है 1600 रुपीज़ का, ठीक। अब ये देखना है कि क्या वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है या नहीं। सर 1600 रुपीज़ इस्माइल के बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट में आते हैं, ठीक है। तो ये डेबिट हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के साथ बैंक स्टेटमेंट की मैच होता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद 24 मार्च को वामिक ने 1400 रुपये का चेक हमें दिया। आदिल ने इसे अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब ये देखेंगे कि क्या ये आदिल के जो बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट आ रही है उसमें भी आ रहा है। सर यहाँ पर ये डिपॉजिट नज़र आता है कि 1400 रुपये आ गए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सलीम के 4700 रुपीज़ लिखे हैं 31 मार्च के, 31 मार्च को सलीम ने एक चेक दिया हमें, ठीक है। हमने अपनी कैश बुक में उसको डेबिट कर दिया 4700 रुपीज़ को, ठीक। और ये 4700 रुपीज़ क्या बैंक ने भी क्रेडिट किए हैं अपने पास,
नहीं सर, ये 4700 रुपीज़ बैंक ने अपने पास क्रेडिट नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये 4700 रुपीज़ जो बैंक ने अपने पास क्रेडिट नहीं किए हैं, इसको हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लेकर जाएंगे। ठीक, ये वो चेक है जो अभी भी क्लियर होना बाकी है। ठीक है ना, ये वो चेक है जिसकी पेमेंट हमने अपने पास कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर ली कि हमें रिसीव हुई है, ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसको हम अपने अकाउंट में ले जाकर जमा कराएंगे क्लियरिंग के लिए, लेकिन वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर क्रेडिट साइड पर 4700 रुपीज़ शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये चेक अभी भी क्लियर नहीं हुआ, ये चेक अभी भी क्लियर होना बाकी है। इसको रिकॉर्ड हमारी बैंक स्टेटमेंट में मार्च में होना चाहिए था। ठीक, लेकिन अब ये मार्च के रिकॉर्ड में आ नहीं रहा, ये हो सकता है अप्रैल के रिकॉर्ड में आए, लेकिन हमने अपने पास अपनी कैश बुक में तो इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है ना, हमने तो अपने पास अपनी कैश बुक में इसको 4700 रुपीज़ को रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब ये 4700 रुपीज़ जो कि एक अनक्लियर्ड चेक है, इसको बैंक स्टेटमेंट में भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक, अनक्लियर्ड चेक। ठीक है, और ये अनक्लियर्ड चेक जो है वो सलीम का है, ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा 4700। सही, इसके बाद दोबारा चलते हैं अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर। सलीम के बाद हम आते हैं अगली ट्रांजैक्शन में। जावेद के 900 रुपीज़ यहाँ पर गिवन है कि जावेद ने हमें चेक दिया था। ठीक है, जावेद ने आदिल को 900 रुपीज़ का चेक दिया और आदिल ने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में इस 900 को रिकॉर्ड कर दिया 31 मार्च को। ठीक है ना, ये 31 मार्च को रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर। अब क्या ये हमारी बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया है जावेद ने। ठीक, जावेद ने 900 रुपये डायरेक्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए होंगे आदिल के अकाउंट में, और फिर उसने जो उसकी कंपनी में बैठा हुआ अकाउंटेंट है उसको बता दिया होगा, तो उसने यहाँ पर कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया। ठीक ठीक, तो इसका मतलब डेबिट साइड की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें से सलीम की ट्रांजैक्शन के अलावा जो है वो बाकी सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो आ रही हैं। सही, और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मैच होती हैं। ये 900 रुपीज़ भी जो है वो मैच हो रहे हैं। सही, अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर एक चीज़ शो हो रही है 200। सही, ये है डिविडेंड कलेक्टेड, रिसीट 200 रुपीज़ का शो हो रहा है डिविडेंड कलेक्टेड के नाम से। यानी आदिल ने कहीं पर शेयर्स ख़रीदे होंगे किसी कंपनी के और उस कंपनी ने डिविडेंड पे किया आदिल को, लेकिन वो डिविडेंड यहाँ पर आदिल की कैश बुक में डेबिट नहीं आ रहा। ठीक है, ये आदिल के पास आदिल की कैश बुक के कॉलम में जो है वो आना चाहिए। आदिल के पास इसका रिकॉर्ड नहीं आया, तो आदिल विल रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक्स कॉलम। ठीक है, आदिल अपने पास इसको कैश बुक के कॉलम में ऐड करेगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड रिसीव। सही, इसके बाद हम दोबारा चलते हैं। अब मेरे ख़्याल से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों जो है वो कैश बुक की और बैंक स्टेटमेंट की टैली हो गई। सही है, अब हम देखेंगे पेमेंट साइड को। ठीक, ये जो क्रेडिट साइड है आदिल की कैश बुक की, ठीक, इसके बैंक कॉलम्स को हम मैच करेंगे आदिल की बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड से। सही, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक चेक जो है वो आदिल ने मुराद को पे किया है। सही है, एक चेक आदिल ने मुराद को पे किया है 1100 रुपये का। देखना ये है कि क्या वो चेक जो आदिल ने मुराद को पे किया है वो बैंक स्टेटमेंट में भी आता है। सही, 1100 रुपये आदिल ने पे किए हैं मुराद को। कब पे किए हैं सर? मार्च की 10 तारीख को आदिल ने ये चेक इशू किया होगा मुराद को। ये 1100 रुपये बैंक ने डेबिट किए, यानी बैंक के पास से लायबिलिटी कम हो गई, यानी मुराद को पेमेंट कर दिया बैंक ने। ठीक, इसके बाद मार्च की 20 को आदिल की कैश बुक के पेमेंट साइड में बैंक के कॉलम में आ रहा है कि 20 मार्च को कायम को 900 रुपये पे किए। ठीक, थ्रू चेक। तो 20 मार्च को कायम को 900 रुपये चेक के थ्रू पे किए होंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि 900 रुपये क्या कायम के यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेक नंबर 10628। ये चेक नंबर्स हैं,
₹900 कायम को भी पे हो गए। ठीक, तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 1800 रुपीज़ 28 मार्च को राहील को जो है उन्होंने चेक इशू किया है 1800 रुपीज़ का। ठीक है, राहील ने वो चेक ले जाकर डायरेक्ट जो है वो आदिल के बैंक से ही, काउंटर से ही कैश करा लिया। तभी यहाँ पर लिखा हुआ रहा है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है सीधा बैंक में चला गया वो आदिल के, और वहाँ से जाकर काउंटर से कैश कराया। उसने अपने अकाउंट में जमा नहीं कराया। राहील ने चेक अपने अकाउंट में जमा नहीं कराया, क्लियरिंग के प्रोसेस में नहीं गया। ये चेक डायरेक्ट डेबिट हुआ, यानी डायरेक्ट कैश करा लिया आदिल के अकाउंट से राहील ने। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अय्याज 2000, और ये मार्च 30 की ट्रांजैक्शन है। ठीक, यानी मार्च 30 को आदिल ने एक चेक बना कर दिया 2000 रुपीज़ का, सही, अय्याज को। अब देखना ये कि मार्च 30 की ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो हो रही है, नहीं। ठीक, इसका मतलब ये आदिल ने जब अय्याज को 2000 का चेक इशू किया है, तो अय्याज साहब इस चेक को लेकर अभी तक बैंक नहीं गए। अय्याज ने ना ये चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा कराया ताकि हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो और अय्याज के अकाउंट में क्रेडिट हो, और ना ही अय्याज ने ये पैसा हमारे बैंक ले जाकर, यानी आदिल के बैंक ले जाकर डायरेक्टली कैश कराया। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आनी चाहिए। ठीक है ना, ये वो पैसे हैं जो हमने अपनी कैश बुक के कॉलम से क्रेडिट कर दिए हैं अय्याज के 2000 रुपीज़। ठीक, लेकिन अब चूँकि हमारा जो सप्लायर है वो चेक कैश कराने नहीं गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर देते हैं अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से। ठीक, और ये अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो माइनस होगा 2000 रुपीज़ का। ठीक है ना, ये 2000 रुपीज़ हमने अय्याज को पे किए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दोबारा चलते हैं। बैंक स्टेटमेंट के सारे डेबिट्स आप देख सकते हैं मैच हो गए कैश बुक के बैंक कॉलम की क्रेडिट्स के साथ, और अय्याज के जो पैसे थे वो रिकॉर्ड में नहीं आए थे। ठीक है ना, मैंने कहा अय्याज के पैसे हमारे बैंक के रिकॉर्ड में नहीं आए थे, तो इसको अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से हमने रिकॉर्ड भी कर दिया अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन में यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या कोई कैश बुक की कोई ऐसी एंट्री जो अभी भी रिकॉर्ड होने से रहती है। नहीं सर, बज़ाहिर तो सारी की सारी एंट्रीज़ हो गई हैं। हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट की कोई एंट्री जो कैश बुक में नहीं आ रही। सर, ये जो बैंक चार्जेस हैं 50 रुपीज़, ये शो नहीं हो रहा है हमारी कैश बुक में। यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा, यहाँ पर क्रेडिट नहीं हो रहा। ठीक है, बैंक चार्जेस के नाम से कोई भी पैसे का रिकॉर्ड नहीं आया। तो चूँकि अब वो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं आया, तो इसे हमारी कैश बुक से क्या हो जाना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक, तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक के कॉलम से इसको लेस कर देंगे, बैंक चार्जेस को। ठीक, बैंक चार्जेस हैं हमारे पास 50 रुपीज़, इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, अब हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो दोनों हैं, ठीक है ना, किसकी, कैश बुक की और बैंक स्टेटमेंट की, इन दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को हमने जो है वो टैली किया है। इसमें जो जो एडजस्टमेंट्स नहीं बनी थी वो हमने बैंक रिकन्सिलिएशन में जाकर बना लिए हैं। आइए अब हम टोटल कर कर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो जो कैश बुक के कॉलम का टोटल आ रहा है वो है 6150, और हमारी जो बैंक स्टेटमेंट के कॉलम का टोटल आ रहा है वो भी है 6150, विच मीन्स कि ये जो हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का जो एडजस्टेड बैलेंस है 6150, अब ये बराबर आ गया। ठीक, तो ये वो बैलेंस है जो हमारी बैलेंस शीट में पोस्ट होना है, यानी आदिल की बैलेंस शीट में पोस्ट होना है। सही है। अच्छा, अगर एग्जामिनर कहता है कि आप एडजस्टिंग एंट्रीज़ बना दें, ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो कैश बुक की हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं इन द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनेंगी। ठीक, बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में जो एंट्रीज़ हुई हैं, एडजस्टमेंट्स हुई हैं, उसकी एडजस्टिंग एंट्री इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट का जो हम कॉलम यहाँ पर बनाते हैं उससे हम अपनी कैश बुक के कॉलम के एंडिंग बैलेंस को, जो एडजस्टेड बैलेंस होता है, उसको टैली कर रहे होते हैं।
ठीक है ना। हमें करेक्टेड कैश एट बैंक की फ़िगर चाहिए होती है जिसको हम बैलेंस शीट में पोस्ट करें। ठीक, हम इन ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमने तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होनी तो चाहिए थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई। यानी जो डिविडेंड रिसीव के 200 है ये रिकॉर्ड नहीं हुए और जो बैंक चार्जेस 50 हैं ये रिकॉर्ड नहीं हुए, तो इसकी एडजस्टमेंट बनेगी। ठीक है, और ये 6150 जो है ये हमारी बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये 6150 बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। सही, हम अपनी एंट्रीज भी बना देते हैं। जो पहली एडजस्टिंग एंट्री हमारी बनेगी वो है डिविडेंड जो हमने रिसीव किया था इस कैश बुक में जो हमारे पास शो हो रही। ठीक, जो हमने डिविडेंड रिसीव किया था, ठीक है ना, इसकी एंट्री बनेगी। तो हम यहाँ पर बनाएंगे बैंक डेबिट विद 200 रुपीज़। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्रेडिट कर देंगे डिविडेंड रिसीव को। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था सर हमारी कैश बुक में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो हमारी एंट्री है वो है बैंक चार्जेस। सही, बैंक चार्जेस 50 रुपीज़ रिकॉर्ड नहीं हुए थे तो अब ये रिकॉर्ड करेंगे, इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिट। ठीक, 50 रुपीज़, और बैंक से पैसा गया है सर तो बैंक क्रेडिट। ठीक है, 50 रुपीज़। सही, तो सर ये हमारा आज का क्वेश्चन था। ठीक, उम्मीद है कि इससे आपको चीज़ें समझ आई होंगी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली BBA BS या BCom के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट का यानी जो फर्स्ट ईयर का जो सवाल होता है वैसा सवाल हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप इस सवाल को समझें और इसे अपने पास नोट डाउन करें। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।